दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करने वाले हम लोग हिंदी के बारे में और हिंदी के पदखंड के सारे चैप्टर्स जैसे कि हम लोग एक एक करके देख रहे थे। आज उसी कड़ी में एक चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे जिस चैप्टर का नाम क्या है, कवित्त, है ना। और इस कवित्त पाठ को आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। ये आपके हिंदी के जो है 5वां चैप्टर है। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को पढ़े होंगे, है ना। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ाए, चाहे पहला चैप्टर बात करें करवक, दूसरा चैप्टर बात करें सूरदास के पद, तीसरा चैप्टर तुलसीदास के पद और चौथा चैप्टर छप्पई, ये सारे चैप्टर्स हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अब बात करते हैं कवित्त पाठ और ये 5वां चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से आज देखते हैं। और इस चैप्टर के पूरे लाइन बाय लाइन पूरे हिंदी अर्थ को आपको आज अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कवित्त पाठ के लेखक जो हैं भूषण जी, इनके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से आज जान लेंगे, लेखक परिचय को, और साथ ही साथ हिंदी अर्थ को भी आज अच्छे से समझ लेंगे। यानी इस क्लास को आप देख लोगे, आपको इस चैप्टर के ऊपर और कोई क्लास देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आइए अच्छे से शिद्दत से पढ़िए। मोबाइल फुल स्क्रीन कर लीजिए, पहले लाइक वगैरह सब लोग आप लोग कर लीजिए और मोबाइल उसके बाद फुल स्क्रीन कर लीजिए और मेरे साथ में शुरू करिए। और अगला 30 मिनट में आपको ये चैप्टर एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो जी शुरुआत करते हैं, अच्छे से हम लोग समझना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें कवित्त के बारे में। ठीक है, ये पाठ का नाम क्या है, कवित्त। ठीक है, और ये कवित्त पाठ को कौन लिखे हैं, इस कवित्त पाठ को लिखे हैं अपने भूषण जी। कौन लिखे हैं जी, इस पाठ को लिखे हैं कौन, भूषण जी। यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हो ना, यही है भूषण जी। अपने रीति काल के, है ना, बोल सकते हैं वीर रस के कवि थे। जहां पे मतलब इनका काम ना दहाड़ना, है ना, बोल सकते हैं वैसा ही काम था। मतलब वीर रस के, जहां पे युद्धों के बारे में, है ना, शक्ति के बारे में, है ना, उस सब के बारे में चर्चा करते हैं। छत्रसाल के बारे में, शिवाजी के बारे में, है ना, इन्हीं सब के बारे में ये चर्चा करते हैं। ऐसे कवि में से हैं अपने भूषण जी। ठीक है, वीर रस के, रीति काल के वीर रस के कवि हैं ये। इनका जन्म 1613 में हुआ था और निधन जो है 1715 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, जन्म कहां पे हुआ था, तो देखो तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके बात करें, पिता कौन थे, पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। पिताजी का क्या नाम था, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भूषण जी के पिताजी का नाम क्या था, तो रत्नाकर त्रिपाठी, याद रखेंगे रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है, याद रहेगा। अब चलते हैं इनके कुछ उपनाम के बारे में, है ना। जैसे होता है ना, कोई एक व्यक्ति का नाम होता है, उसको प्यार से लोग चिंटू, प्यार से लोग कुछ उपनाम रख लेते हैं। ठीक है, तो इनका उपनाम क्या था, देखिए इनका उपनाम था भूषण, है ना। कहोगे भैया मूल नाम क्या था, चलो पहले ये जान लो। ठीक है, भूषण जी। ठीक है, इनका उपनाम क्या था, भूषण जी, है ना, भूषण इनका उपनाम था। ठीक है, चित्रकूट के सोलंकी राजा जो थे वो रुद्रसा, है ना, चित्रकूट से के जो है सोलंकी राजा रुद्रसा जो थे ने इन्हें कवि भूषण, है ना, कवि भूषण की उपाधि दी थी, है ना। आगे उपनाम भूषण उपनाम भूषण जो है इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम प्रसिद्ध हो गया, है ना, कि मूल नाम विस्मृत हो गया, है ना, कि मूल नाम ही सब लोग भूल गए, ऐसा समझ लो। ठीक है, मतलब ये जो हुआ भूषण जी के साथ, है ना, क्या हुआ घटना, समझ में आया। मतलब भूषण जी का जो है उपनाम भूषण पड़ गया, है ना, मतलब पहले इनका नाम कुछ और हुआ करता था। ठीक है, तो नाम इनका मूल नाम क्या है, मूल नाम क्या है अभी तक इनके बारे में कोई पता ही नहीं है। ठीक है, मूल नाम अज्ञात है, नहीं पता है ना। सिर्फ हमें नहीं पता है बल्कि किसी को भी नहीं पता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इनका मूल नाम जो है मलीराम हुआ करता था, लेकिन कहीं पे ठीक से जानकारी नहीं है इनके बारे में कि इनका मूल नाम क्या था। ठीक है, हालांकि इनकी रचनाओं से पता चलता है कि इनका मूल नाम भूषण जी नहीं था। भूषण जी इनको जो है ना चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसा ने इनको दिया था कवि भूषण की उपाधि, यानी भूषण जी वही बोले थे। और बाद में चल के भूषण नाम, इनका उपनाम इतना प्रसिद्ध हुआ, इनका मेन नाम ही सब लोग विस्मृत हो गए, यानी सब लोग भूल गए, इतना फेमस हो गया भूषण। ठीक है, समझ में आया। तो भूषण जी का जो है यहाँ पे ये कवि भूषण का उपाधि कौन दिए थे, तो चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा जो थे रुद्रसा। ठीक है, रुद्रसा ने दिए थे। उसके बाद देखिए भूषण जी के बारे में कुछ और जानकारी, इस सब को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए प्रमुख आश्रयदाता जिन्होंने इनका आश्रय दिया, इनको रहने का जगह दिया, है ना, बेसिकली आदर सत्कार किया, तो वो कौन कौन से थे, छत्रपति शिवाजी, है ना, छत्रपति शिवाजी थे पहला। ठीक है, दूसरा है शिवाजी के पुत्र साहू जी, है ना, और एवं पन्ना के बुंदेला राजा, है ना, बुंदेला राजा छत्रसाल। ठीक है, ये जो लोग थे ये कहीं ना कहीं इनके आश्रयदाता थे। सबसे पहले शिवाजी और उसके बाद बुंदेला के राजा छत्रसाल। इसलिए अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं बात करो तो ये इनकी जो पाठ है कवित्त। ठीक है, इनके चैप्टर का नाम क्या है, कवित्त।
और इसमें सबसे पहले इन्होंने किसके बारे में किसके बारे में लिखे हैं, तो सबसे पहले अपने जो है आश्रयदाता जो थे शिवाजी, है ना, तो शिवाजी के बारे में ही यहाँ पे ये लिखते हैं। किसके बारे में, शिवाजी के बारे में, है ना, शिवाजी के बारे में ही यहाँ पे ये लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है अपने पास छत्रसाल के बारे में, और ये दूसरा जो देख रहे हो ये है छत्रसाल के बारे में। ठीक है, छत्रसाल के बारे में। ठीक है, तो ये दो लोगों के बारे में लिखते हैं, यानी कवित्त पाठ को दो भाग में बांटा गया है। पहला शिवाजी की बखान करते हैं, शिवाजी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, और दूसरा में अपने लोग का देखने को अपने लोगों को मिलेगा छत्रसाल की एक तरीके से वीरता का बखान करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों के बारे में बहुत अच्छे से लिखते हैं, छत्रसाल की तलवार का बखान करते हैं और यहाँ पे शिवाजी की वीरता का बखान करते हैं। ठीक है, तो यानी दोनों भाग को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आज। लेकिन यहाँ पे समझ में आ गया कि आश्रयदाता इनके कौन कौन थे। आश्रयदाता में सबसे पहला इनका शिवाजी। ठीक है, सबसे पहला कौन, शिवाजी। ठीक है, और उसके बाद शिवाजी के पुत्र साहू जी। ठीक है, और उसके बाद अपने पास जो पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल थे। ठीक है, चलिए विशेष रूप में जानिए भाई रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, ठीक है, थे ये, और चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते थे। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में ये भूषण जी जाने जाते थे, यानी भूषण जी के भाई का नाम क्या हुआ, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम। ठीक है, बोला जाता है कि मलीराम इनका नाम था, मूल नाम। ठीक है, लेकिन बाद में चल के इतना लोग भूषण ही बोलने लगे कि मूल नाम ही भूल गए। ठीक है, उपनाम इनका बहुत फेमस हो गया। कृतियों के बारे में जानिए, इनकी कुछ कुछ रचनाएं जो है वो है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में क्या करते हैं, शिवराज, है ना, यहाँ पे शिवराज में क्या करते हैं कि देखिए 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण एवं छत्रपति शिवाजी की जो है प्रशस्ति करने वाले मुक्तकों का संग्रह। नाम से ही पता है शिवराज भूषण, यानी शिवाजी का जो है भूषण ने यहाँ पे क्या किया, प्रशंसा किया है। 384 छंदों में, है ना, 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की जो है प्रशस्ति यानी प्रशंसा करने वाले मुक्तकों का संग्रह है ये, है ना। मतलब शिवराज भूषण जो इनकी रचना है ना, भूषण जी का शिवराज भूषण एक रचना है जिसमें जो है 384 छंद और 105 अलंकार है। दूसरा इनकी रचना है शिवा बावनी। क्या है, शिवा बावनी। शिवा बावनी में क्या है, शिवा बावनी, है ना, यानी एक तरीके से शिवाजी का यहाँ पे बावनी यानी 52 मुक्तकों में वीरता का बखान किए हैं। शिवा बावनी यानी 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान। और तीसरा इनका रचना देखिए छत्रसाल दशक, है ना, छत्रसाल, तो यहाँ पे नाम से ही पता है भाई छत्रसाल, तो मतलब छत्रसाल का यहाँ पे प्रशंसा किए होंगे। ठीक है, तो छत्रसाल दशक 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किए हैं। ठीक है, यानी इनकी रचना कौन कौन सी है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, याद रखना है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ठीक है, अब चलिए ये तीन कृतियां कुछ ऐसी है जो इनकी अभी तक मिली नहीं है, अप्राप्य है, ये लिख के गए थे लेकिन आज हम लोग के बीच में ये रचना है नहीं। इनकी रचनाओं के माध्यम से ये पता चलता है कि ये तीन और रचनाएं लिखे थे जो लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, किसी लोग के हाथ नहीं लगा है ना, वो रचना कहाँ गया पता नहीं, बहुत पुराना जमाना का बात है, वो समय इकट्ठा नहीं कर पाए होंगे लोग। ठीक है, तो इनकी रचना है भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, है ना, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये इनकी तीन रचनाएं हैं जो अप्राप्य है, जो नहीं मिल पाई। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, ये सब चीजें याद रखोगे। अब यहाँ पे पाठ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई समझ गए, भूषण जी जो है कवित्त पाठ को लिखे हैं, टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता का नाम है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र सानी ने कवि भूषण की उपाधि दी और बाद में चल के भूषण के नाम से ही बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध हो गए, और क्या हुआ फलस्वरूप मूल नाम ही लोग भूल गए। ठीक है, और इनके आश्रयदाता में छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी और पन्ना के बुंदेला राजा जो है छत्रसाल थे, है ना। उसके बाद देखो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई थे। ठीक है, इनकी कृतियां हैं शिवराज भूषण, उसके बाद शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, तीन कृतियां जो अप्राप्य है, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। ठीक है, चलिए तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। अब चलते हम लोग एक तरीके से कवित्त पाठ को शुरू करते हैं। कवित्त पाठ को एक तरीके से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कवित्त पाठ को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है, ठीक है, यानी पहला भाग जो है अपना देखिए, इसमें क्या है, इसमें शिवाजी के वीरता का बखान किए हैं। ठीक है, और दूसरा भाग जो है इसमें छत्रसाल के तलवार का बखान यहाँ पे किए हैं।
तो दोनों एक तरीके से दोनों भाग को समझते हैं। सबसे पहले पहला भाग को अच्छे से आइए सीखते हैं, ठीक है। पहला भाग के दो दो पंक्ति को ले लेके समझेंगे। पहले दो पंक्ति समझेंगे, फिर दो पंक्ति समझेंगे, फिर दो पंक्ति, फिर दो पंक्ति, ठीक है। आइए पहला दो पंक्ति का मतलब समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख के लाए हैं ताकि आप सबको बढ़िया तरीके से हम समझा सके। आइए, सिंपल सी बात है, हम लोग को जब भी अगर एग्जाम में लिखने, एग्जाम में क्या होता है ना, अक्सर दो लाइन दे देगा और बोलेगा इसका अर्थ लिखे, है ना, 100 प्रसंग व्याख्या करिए। तो जब भी ऐसा रहेगा ना, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि वो पंक्ति कहाँ से लिया गया है और किस पार्ट से लिया गया और उसको लिखे कौन है, और उसके बाद उस पंक्ति के बारे में अर्थ लिखना होता है। जैसे अगर मान लो ये दो पंक्ति दे दिया, तो हम लोग को ये पता है कि ये दोनों पंक्ति जो है कहाँ से आया है, भूषण जी के द्वारा लिखा गया कवित्त पाठ से आया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है इस पंक्ति के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। इंद्र जिमि जम्ब पर बराब ज्यो अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, ठीक है। पहला भाग में शिवाजी की वीरता का वखान यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो देखिए, इंद्र जिमि जम्ब पर, इंद्र जिस प्रकार से, जिमि जैसे, इंद्र जैसे, जिमि का मतलब जैसे, है ना, इंद्र जैसे जम्ब पर यानी यम पर, ठीक है, यमराज पर, इंद्र जैसे यमराज पर, बराब ज्यो अम्ब पर, बराब है ना, बराब बारब ज्यो अम्ब पर, इसका मतलब क्या हुआ, इंद्र जिमि जम्ब पर बारब ज्यो अम्ब पर, है ना। बारब का मतलब समुद्र की अग्नि, है ना, मतलब समुद्र की आग जो होती है वो जिस प्रकार से अम्ब पर यानी जल पर, है ना, समुद्र की अग्नि जिस प्रकार से जल पर, रावण सदम्ब पर, रावण के दम्भ से भरा यानी घमंड से, घमंड, रावण के घमंड पर रघुकुल राज है ना, यानी एक तरीके से रघुकुल श्री राम का राज है, ठीक है। तो वही यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ कैसे लिखोगे, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे ये पंक्ति कहाँ से है और कौन लिखे हैं इसको, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति कवि भूषण शिवाजी के शौर्य की वखान करते हुए कहते हैं, है ना। प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य की वखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलिक्ष पर उसी प्रकार राज है। शिवाजी का मलिक्ष पर, मलिक्ष कहने का मतलब जो विदेशी मुसलमान जो आके इस देश पर हमला किए हैं, उस मलिक्ष पर उसी प्रकार से शिवाजी का राज है जिस प्रकार इंद्र का जंब पर यानी इंद्र का यमराज पर है, समुद्र की अग्नि का आग जिस प्रकार से पानी पर है, रावण के घमंड पर अधिकार राज जो है जिस प्रकार से श्री राम का है ना। तो उसी प्रकार से जो है पूरे मलिक्ष वंश पर, है ना, शिवाजी का राज है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे। प्रस्तुत पंक्ति कवि भूषण शिवाजी के शौर्य की वखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलिक्ष पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अग्नि का पानी पर और राम का दंभ से भरे रावण पर, है ना, यानी घमंड से भरे रावण पर है जिस प्रकार से राज। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना किससे किससे किए हैं, तो शिवाजी के शौर्य की तुलना इंद्र के जैसे किए हैं, उसके बाद बारब जैसे किए हैं, समुद्र की अग्नि से किए हैं, और रघुकुल राज है यानी एक तरीके से राम से किए हैं। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम के साथ किए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे भूषण जी जो हैं शिवाजी की तुलना इंद्र से, समुद्र अग्नि से और राम से किए हैं, ठीक है। इंद्र जिमि जंब पर बारब ज्यो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। इंद्र जैसे यमराज पर राज करता है, बारब ज्यो अम्ब पर यानी एक तरीके समुद्र की अग्नि जो है जिस प्रकार से जल पर राज करता है, ठीक है। रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, रावण के दम्भ से भरा यानी घमंड, रावण के घमंड पर रघुकुल का राज है, श्री राम का राज है। उसी प्रकार, है ना, पूरे मलिक्ष वंश पर शिवाजी का राज है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसका हिंदी अर्थ, ठीक है। अगला देखो दो पंक्ति, ठीक है। पहला दो पंक्ति जो था हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है। पहला दो पंक्ति जो है ये पहला दो पंक्ति हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। ये और ये, आइए अब इस दो पंक्ति को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। आइए, पौन बरिबाह पर शंभु रतिनाह पर ज्यो सहस्र बाहु पर राम द्विराज है, ठीक है। मतलब पौन यानी पवन पर, ठीक है। पौन मतलब पवन यानी हवा पर, हवा बरिबाह पर यानी एक तरीके से बादल पर, जिस प्रकार से पवन का बादलों पर राज है। शंभु रतिनाह पर, शंभु यानी शिवजी जो है रति के नाह यानी रति के पति यानी कामदेव पर, है ना। शंभु का जिस प्रकार से कामदेव पर अधिकार है, राज है ना। ज्यो सहस्र बाहु पर रामदेव राज है ना। ज्यो मतलब उसी प्रकार, है ना,
सहस्रबाहु, सहस्रबाहु मतलब एक राजा जिसकी भुजाओं को परशुराम ने काट डाला था। सहस्रबाहु पर राम द्विराज है, राम यहाँ पे बोला जाता है, राम द्विराज बोला जाता है परशुराम को, है ना। परशुराम को राम भी कहा जा गया है, ठीक है, तो परशुराम को यहाँ पे राम कहा गया है। सहस्रबाहु पर राम द्विराज है, जिस प्रकार से सहस्रबाहु राजा जो था, है ना, उस पर जो है परशुराम का राज था, है ना, उसी प्रकार से शिवाजी का पूरे मलेच्छ वंश पर राज है, ठीक है। पवन बारीवाह पर यानी पवन का, बारीवाह पर यानी बादल पर, हवा का जिस प्रकार से बादल पर राज है, ठीक है। शंभु रतिनाह पर, शंभु को जिस प्रकार से कामदेव पर राज है, ठीक है। जो सहस्रबाहु पर राम द्विराज है, और जिस प्रकार से सहस्रबाहु राजा पर एक तरीके से राम यानी एक तरीके से परशुराम का राज है, उसी प्रकार से पूरे मलेच्छ वंश पर शिवाजी का राज है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य की वखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार हवाओं का बादल पर भगवान शिव का रति के पति कामदेव पर और परशुराम का जो है सहस्रबाहु पर है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना हवा यानी पवन से किए, और उसके बाद शंभु यानी शिव जी से किए हैं, और राम से यानी एक तरीके से परशुराम के साथ किए हैं, है ना। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना हवाओं से, शिव से और परशुराम के साथ किए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो हम लोग जो है ये भी दो पंक्ति हम लोग कर लिए, ठीक है। ये दो पंक्ति भी हम लोग का हो गया। आइए अब ये अगला दो पंक्ति हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला दो पंक्ति देखते हैं, आइए। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, ठीक है। आगे देखिए, इसका मतलब समझिए। दावा मतलब होता है एक तरीके से जंगल की आग, ठीक है। दुम दंड मतलब एक तरीके से पेड़ पौधे के जो टहनियां होते हैं, डाले जो होते हैं, वृक्षों के डाले जो होते हैं, और चिता जानवर जो होता है मृग झुंड पर यानी मृग के झुंड पर जिस प्रकार से राज होता है। भूषण यानी भूषण यहाँ पे बोला गया है किसको? भूषण बोला गया सिंह को। शेर का बितुंड पर यानी एक तरीके से बितुंड मतलब हाथी पर, शेर का हाथियों पर जैसे मृगराज है, जिस प्रकार से राज है, ठीक है। तो उसी प्रकार से शिवाजी का भी राज है किस पर? मलेच्छ वंश पर। देखिए जिस प्रकार से समुद्र, जिस प्रकार से जंगल की आग को, है ना, जिस प्रकार से दावाग्नि यानी जंगल की आग को आग का वृक्षों के डालियों पर, है ना, वृक्षों के जो है डाले पर जिस प्रकार से राज है कि भाई आग जब भी चाहेगी वो डाल को जला देगी, है ना। जंगल की आग को जिस प्रकार से द्रुम दंड पर यानी एक तरीके से वृक्षों के डाल पर राज है ना। चीता जो जानवर होता है, चीता का जो है मृग के झुंड पर जिस प्रकार से राज है कि वो सारे जो है मृग जो भी रहते हैं, हिरन वगैरह, वो सब पर जिस प्रकार से राज चलता है ना। भूषण बितुंड पर, और सिंह का जिस प्रकार से बितुंड यानी हाथी, है ना, बितुंड मतलब हाथी, हाथियों पर जिस प्रकार से राज है ना, उसी प्रकार से राज शिवाजी का जो है मलेच्छ वंश पर है, ठीक है। तो वही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य की वखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार से राज है जिस प्रकार जंगल की आग का वृक्षों के डालों पर, चिता के मृग झुंड पर, है ना, चिता का मृग झुंड पर, हाथी पर सिंह का राज है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना जंगल की आग, है ना, यानी दावा पर, चिता, है ना, चिता पर, और भूषण यानी सिंह पर, है ना, सिंह के साथ किया है। शिवाजी की वीरता का वखान यहाँ पे इस पंक्ति के माध्यम से भूषण जी जो है जंगल की आग, चीता और सिंह पर किया है, ठीक है, सिंह से किया है। चलिए, तो यानी हम लोग यहाँ पे ये भी दो पंक्ति जो था, ये भी दो पंक्ति हम लोग सीख गए, ठीक है। अब आइए अगला दो पंक्ति देखते हैं, लास्ट दो पंक्ति पहला वाला का, फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, तेज तम अंश पर कान्हा जिमि कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, ठीक है। बहुत अच्छा लाइन है। तेज तम अंश पर कान्हा जिमि कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या बोला गया? तेज यानी अंधेरा पर जिस प्रकार से, तम अंश पर, है ना, अंधेरा पर जिस प्रकार से क्या है, तम अंश पर यानी एक तरीके से अंधेरा का जिस प्रकार से
अंधेरा पर जिस प्रकार से उजाला का राज है, ठीक है, अंधेरा पर जिस प्रकार से उजाला का राज है, कान्हा पर, है ना, कान्हा जिमी कंस पर जिस प्रकार से कान्हा का राज है, यो मलिक्ष वंश पर, उसी प्रकार से पूरे मलिक्ष वंश पर शेर शिवराज है, हमारे शेर शिवराज जी का अधिकार है ना, राज है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति में कवि भूषण शिवाजी के स्वर के बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलिक्ष पर उसी प्रकार से राज है जिस प्रकार, है ना, यहाँ तक तो हम सब में लिखते हैं और बाकी अब यहाँ से लिखेंगे। तेज तम अंश पर जिस प्रकार से अंधेरा पर, उजाले का अंधेरा पर राज है, कृष्ण का कंस पे राज है, कृष्ण का कंस पे राज है। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना उजाले और कृष्ण के साथ किए हैं, है ना, और उसी प्रकार से जो हम पूरे मलिक्ष वंश पर हमारे शिवराज जी का अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं अच्छे से लिख सकते हो। अब ये जो है, ये जो लास्ट दो पंक्ति जो था, है ना, ये जो लास्ट दो पंक्ति जो था, ठीक है, ये लास्ट के दो पंक्ति, इस दो पंक्ति को भी हम लोग अच्छे से सीख गए हैं। ठीक है, इस दो पंक्ति को भी हम लोग अच्छे से सीख गए हैं। ठीक, आइए एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपको अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा होगा, फिर भी इंद्र जिमी जंब पर 12 बजे अम्ब पर, है ना, इंद्र का जिस प्रकार से यम पर यानी यमराज पर राज है ना, 12 बजे अम्ब पर, है ना, और जिस प्रकार से समुद्र की अग्नि को जिस प्रकार से जल पर राज है। ठीक है, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, रावण के घमंड पर जिस प्रकार से राम का राज है, पौन बारीबाह पर शंभु रतिनाह पर जो सहस्रबाहु पर राम द्विराज है ना, पौन बरिवाह पर पवन का जिस प्रकार से बादलों पर राज है, शंभु का यानी शिव जी का जिस प्रकार से कामदेव पर राज है। ठीक है, और सहस्रबाहु पर जिस प्रकार से राम का राज है यानी एक तरीके से परशुराम का राज है। ठीक है, दावा ध्रुव दंड पर, है ना, चिता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। दावा दंड पे यानी एक तरीके से जंगल की आग का जिस प्रकार पेड़ों के टहनियों पर, चिता का जिस प्रकार से मृग के झुंडों पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। भूषण यानी एक तरीके से सिंह का जो होता है हाथियों पर जिस प्रकार से राज है, वैसे ही शिवाजी का राज जो है पूरे मलिक्ष वंश पर है। तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, है ना, अंधेरा पर जिस प्रकार से उजाला का राज है, उसके बाद कृष्ण का जो है राज चलता है कंस पर, और यो मलिक्ष वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार से मलिक्ष वंश पर पूरे शिवराज जी का, है ना, शिवाजी का पूरा राज चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शिवाजी की वीरता का वखान यहाँ पे भूषण जी कवित्त के पहले भाग में यहाँ पे किए हैं। कवित्त के दूसरे भाग में जो है ना, कवि छत्रसाल का यहाँ पे वर्णन करते हैं। भूषण जी छत्रसाल जी का वर्णन करते हैं यहाँ पे 8 पंक्तियों में। तो आइए पहला 2 पंक्ति का मतलब समझते हैं। ठीक है, शिवाजी की तलवार का वखान करते हुए अब पंक्ति लिखते हैं, और इसमें दूसरा भाग का पहला 2 पंक्ति आइए सीखते हैं। निक्सत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तमतोम से गयंदन के जाल को, है ना, निक्सत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तमतोम से गयंदन के जाल को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कवि भूषण जी छत्रसाल के तलवार की वीरता का बखान करते हुए इस कवित्त के दूसरे भाग को लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कैसे लिखेंगे? निक्सत मयान ते यानी निकलता है जब मयान से, तलवार जो रखा रहता है वो मयान में। ठीक है, ये जो मयान रहता है उस मयान में तलवार रखा रहता है। निक्सत मयान से ऐसे करके जो तलवार निकालते हैं ना, तो वो तलवार जो निकलती है ना, मयान से जब निकलती है, मयूखे, है ना, मयूखे मतलब किरणें जो निकलती है ना, प्रलय भानु कैसी यानी प्रलयंकारी सूर्य के समान वो नजर आती है। मयान से जो तलवार निकलती है, निक्सत मयान ते मयूखे, मयान से जो तलवार निकलती है तो उसकी किरणें जो है प्रलय भानु कैसी है, प्रलयंकारी सूरज के जैसा नजर आता है। ठीक है, मतलब तलवार जो निकलती है मयान से तो उसमें ऐसी चमक, ऐसी किरणें नजर आती है, लगता है कि वो प्रलयंकारी सूरज के रोशनी के समान है। ठीक है, फारे तमतम से गयंदन के जाल को, है ना, मतलब एक तरीके से फार है यानी फारता है यानी काटता है, तमतम से गयंदन के जाल को, है ना, गयंदन यानी एक तरीके से हाथी कहते हैं। हाथियों को एक तरीके से, हाथियों के गर्दन को एकदम लगातार काटते जाती है, ऐसा तलवार वो निकलती है, प्रलयंकारी सूरज के समान प्रतीत होती है। ठीक है, तो कैसे इसको लिखेंगे देखिए। प्रस्तुत पंक्ति कविवर भूषण द्वारा रचित कवित्त शीर्षक पाठ से अवतरित है यानी लिया गया है, जिसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। ठीक है,
यहां तक तो हम लोग को सब में लिखना है, ठीक है। सब में जो दूसरा भाग वाला जो भी पंक्ति आएगा छत्रसाल जी का, उसमें सब में हम लोग ये 2 पंक्ति तो लिखेंगे और बाकी ये जो लाइन है वो इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। पहला 2 पंक्ति में लिखे कि भाई ये पंक्ति कहाँ से लिया गया, कौन लिखे हैं और इसमें क्या इस पूरे पाठ में क्या बात किए थे, है ना। तो प्रस्तुत पंक्ति कविवर भूषण द्वारा रचित कवि शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है, ठीक है। निक्षत मयान ते मयूखे, यानी कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार मयान से इस प्रकार निकलती है, प्रलय भानु कैसी, जैसे प्रलयंकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है, उससे मयूखे निकलते हैं, जिस प्रकार से प्रलयंकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलते हैं, उसी प्रकार से वो जो है तलवार मयान से निकलती है। किसका? छत्रसाल का तलवार। तथा वह गयंदन अर्थात हाथियों के जाल को इस प्रकार तितर बितर कर देती है, जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को, है ना, फारे तमतम से गयंदन के जाल को, है ना, एकदम हाथियों के गर्दन को काट काट के, है ना, हाथियों के जाल को इस प्रकार से काट फूट के तितर बितर कर देती है, जिस प्रकार से सूरज की रोशनी आती है तो अंधेरे को तितर बितर कर देती है, ठीक है। वैसा ही हाल हो जाता है, ठीक है, जब भी छत्रसाल का तलवार निकलता है। पहला 2 पंक्ति हो गया। आइए अगला 2 पंक्ति हम लोग सीखते हैं, ठीक है। देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हम आपको पूरा का पूरा पाठ पढ़ा दिए। चलिए, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को, है ना। लागती यानी लगता है, लपकी यानी पकड़ लेता, लपक लेना यानी पकड़ लेती, कंठ को, है ना, कंठ यानी गला को, बैरिन की नागिन से, है ना, मतलब बैरिन यानी शत्रु जो होता है, शत्रु का बहुवचन रूप होता है बैरिन, ठीक है। तो लागती यानी लग रहा होता है, लपकी कंठ बैरिन से, दुश्मन के कंठ को पकड़ लिया, है ना, नागिन से, जैसे नागिन जो है कंठ में घूम, एकदम गर्दन में ऐसे ऐसे घूम जाती है, ऐसा लगता है कि तलवार जो है गर्दन के चारों ओर घूम जाती है, पकड़ लेती है, लपक लेती है, नागिन बन के दुश्मन के एक तरीके से कंठ को पकड़ लेती है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, लगता है रुद्र को रिझावे, यानी रुद्र यानी शिव जी का क्रोधित रूप जो होता है ना, शिव जी के क्रोधित रूप को रिझावे यानी प्रसन्न करते हुए दे दे मुंडन की माल को, उनको मुंडन की माल को चढ़ाया जा रहा है, यानी एक तरीके सर का बलि एक तरीके से चढ़ाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि शिव जी को प्रसन्न किया जा रहा है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति कविवर भूषण द्वारा रचित कवित्त शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, दृढ़ता और पौरुष का वर्णन किया है। अब इस पंक्ति के बारे में लिखेंगे। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के गर्दन को नागिन की तरह लिपट जाती है ना, लागती लपकी कंठ बैरिन की नागिन से। हे राजन, आपकी तलवार जो होती है वो शत्रुओं के गर्दन से जो है नागिन की तरह लिपट जाती है, और रुद्र यानी शिव जी को, रुद्र रिझावे दे दे मुंडन की माल को, रुद्र को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडों का माला अर्पित कर रही है, ठीक है, यानी सरों का जो माला है वो अर्पित किया जा रहा है, ठीक है, शिव जी के क्रोधित रूप को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग का ये 2 पंक्ति भी हो गया। अब अगला 2 पंक्ति आइए जानते हैं। लाल छितिफाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहां लो बखान करो तेरी करवाल को, है ना, तेरी तलवार को, यानी करवाल यानी तलवार को, है ना। देखिए, लाल छितिपाल यानी हे प्यारे, छितिपाल यानी एक तरीके से बोल सकते हैं भूखंड के एक तरीके से मालिक, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि भूपाल यानी मालिक, पृथ्वी का पालन करने वाले। हे प्यारे, है ना, हे प्यारे भूखंड के मालिक, है ना, पालन करता, हे प्यारे पालन करता छत्रसाल, है ना, महाबाहुबली महाभुजाओं वाले, विशाल बलि, है ना, कहां लो बखान करी, कहां तक बखान करो, है ना, कहां तक हम बखान कर सकते हैं, है ना, तेरी तलवार को, है ना, कितना हम बखान करें आपकी कलवार, है ना, करवाल को, यानी आपकी तलवार को, ठीक है। तो वही देखिए, प्रस्तुत पंक्ति कविवर भूषण द्वारा रचित कवित्त शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, दृढ़ता और पौरुष का वर्णन किया है, ठीक है। अब इस 2 पंक्ति के बारे में लिखेंगे। कवि कहते हैं कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजाओं वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार को कहां तक बखान करूं, है ना, कहां लो बखान करी तेरी तलवार को। आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है, जो शत्रुओं के समूह को, है ना, नष्ट कर रही है, जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर रही है, नागिन की तरह गर्दन कंठ को लपक लेती है और उसके गर्दन को काट डालती है, ठीक है। तो अब ये 2 पंक्ति भी हो गया। अब आइए अंतिम 2 पंक्ति को सीखते हैं, ठीक है। अंतिम 2 पंक्ति,
आइए देखिए अब इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें है प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को, है ना। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को, है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो प्रतिभट यानी शत्रु, कटक यानी समूह को, प्रतिभट यानी शत्रुओं के समूह को, है ना। कटीले है ना मतलब काटने वाला, केते काटी काटी, केते मतलब कितने, कितने शत्रुओं के समूह को काट रहा है ना। कितने शत्रुओं, प्रतिभट यानी शत्रु, कटक मतलब समूह यानी दुश्मन के समूह को, कटीले यानी काटने वाला, है ना। दुश्मन के समूह को काटने वाला ये जो तलवार है कितने दुश्मन समूह को काटते जा रही है। कालिका सी किल की कलेऊ देती काल को, कालिका जो है यानी एक तरीके से देवी कालिका का जो है थोड़ा क्रोधित रूप को, जिन्होंने रक्तबीज का संहार किया उसके उनके बारे में बात हो रहा है कि कालिका देवी जो है उनको लगता है किलकी कलेऊ, यानी किलकी मतलब उल्लासपूर्ण, है ना, आनंद पूर्वक, एक तरीके से प्रसन्नता पूर्वक, कलेऊ देती काल को, कि एक तरीके से उनको, एक तरीके से कालिका देवी को एक तरीके से प्रसन्नता पूर्वक कलेऊ यानी उनको भोजन दे रही है, उनको एक तरीके से कलेऊ दे रही है काल को, है ना। तो ऐसा नजर आता है कि भैया यहाँ पे दुश्मन शत्रुओं के, है ना, दुश्मन सेनाओं के जो है ना, दुश्मन सेनाओं के गर्दन को लगातार काट काट के लग रहा है कि काली माँ को रिझाने की कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है, उनको प्रसन्नता पूर्वक भोजन करवाया जा रहा है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति कविवर भूषण द्वारा रचित कवित्र शीर्षक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, जिसमें कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का बखान किया है। कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है। ठीक है, जो शत्रुओं के दल को यानी शत्रुओं के समूह को, कटक को, है ना, संहार करती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती हो। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपकी तलवार इतने गर्दन को काटे जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वो ना काली जी को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद दे रही है, उनको एक तरीके से कलेऊ दे रही है। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे ये दो पंक्ति भी आप सब लोग सीख गए। ठीक है, तो यहाँ पे आइए इस दूसरे भाग का हम थोड़ा सा मतलब बता रहे हैं छत्रसाल के बारे में, कि छत्रसाल की तलवार जब मयान से निकलती है, लगती है प्रलय भानु कैसी फारे तमतौन से गंदन के जाल को। ऐसा लगता है कि वो जो है ना, जो प्रलयंकारी सूरज की रोशनी के समान उस तलवार लगती है। वो जो तलवार जो होती है ना, सारे एक तरीके से हाथियों के जाल को एक तरीके से तितर वितर कर देती है, जिस प्रकार से सूरज की किरणें कर देती है। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो ना दुश्मन के कंठ को एक तरीके से बैरी नागिन की तरफ पकड़ लेती है, और ऐसा लगता है कि रुद्र को यानी शिव जी के क्रोधित रूप को रिझा रहे हैं, शांत करवाए जा रहे हैं ये मुंडन की माल चढ़ा चढ़ा कर, है ना। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, है ना। हे प्यारे छितिपाल, इस जग के जो है ना करता धरता, ठीक है, छत्रसाल, महाबली, है ना, महाबाहुबली, ठीक है, महान शक्तिशाली छत्रसाल, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। कहाँ तक हम बखान कर सकते हैं आपकी तलवार को। आपकी तलवार जो है ना प्रलयंकारी सूरज के समान प्रतीत होती है। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को, है ना। प्रतिभट कटक कटीले, दुश्मन सेना को लगातार काट काट के ऐसा लग रहा है कि काली माँ को रुझाने के लिए उसको कलेऊ दिया जा रहा है, उनको प्रसाद दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सबका कवित्त पाठ जो था वो कवित्त पाठ हम अच्छे से समाप्त किए। अब आप सब लोग, है ना, एक बार आप अगर कोई भी डाउट हो दोबारा से वीडियो देख लेना, हालांकि डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप सभी लोग, है ना, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना अगर आपको सच में लगा हम पढ़ाएं अच्छे से। उसके बाद आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है। सब्सक्राइब आप करना भूल जा रहे हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना, ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आप सबके लिए हम लोग लगातार ये इस टाइप के वीडियोस लाते रहे, जिससे आप सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके निश्चित रूप से डिटेल में बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। हम पूरा कोशिश किए कि आज आपको ये चैप्टर कवित्त पाठ आज के बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े। पूरा का पूरा चैप्टर हम आसान बनाने पर जोड़ दिए हैं और आसान बना के छोड़े हैं। ठीक है,
आप लोग लगातार पढ़ाई करिए। एजुकेशन बाबा ऐप भी आप सब लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपके क्रैश कोर्स मिल जाएगा, एग्जाम स्पेशल बैच मिल जाएगा। तो ये सबसे आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, रेगुलर मेहनत करिए, और रोजाना हम 7 बजे है ना 7 PM रोजाना आपको इस चैनल पे नजर आएंगे आपके हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करवाते हुए। ठीक है, तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।